नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सबका मेरे YouTube चैनल जो है आयुर्वेदा एकेडमी उसमें सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का विषय है शारीरिक क्रिया या क्रिया शारीर के बारे में अस्थि धातु भाग 3। तो इसका मतलब है कि अस्थि धातु के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड। इतना ही नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको क्रिया शारीर मुफ्त में पढ़ा रहा हूं। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे। I am MD in Ayurvedic medicine, that is Kaya Chikitsa, and MD in Ayurvedic physiology, that is Kriya Sharira. You can definitely only WhatsApp me on 9226810 for paid online consultation or paid online BAMS classes. Okay? So, मेरे प्यारे दोस्तों, क्रिया शारीर का मतलब अनदर उसका जो नाम है वो है दोष धातु मल विज्ञान। विज्ञान का मतलब है साइंस। दोष 3 प्रकार के हैं, वात पित्त और कफ। धातु 7 प्रकार के हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। और मल 3 है, स्थूल मल बोलते हैं, मेन इंपॉर्टेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स, मूत्र पुरीश और स्वेद। तो ये जो साइंस है दोष धातु मल, दीज आर द हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं। ये वात पित्त कफ आप समझने की कोशिश कीजिए, ये बायो एनर्जीज हैं। वात से सब प्रकार की हलचल होती है, पित्त से पचन व्यापार चलते हैं, कफ के द्वारा शरीर का पोषण होता है, वर्धन होता है, शरीर को स्थिरता प्राप्त होती है। ये जो वात पित्त कफ है उनका और धातु का संबंध होता है, उसको आश्रया आश्रयी संबंध कहते हैं। एनर्जी एंड मैटर जैसा संबंध है, आश्रय एंड आश्रयी। वात पित्त कफ आश्रयी है और रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र आश्रय है। दिस इज फिजियोलॉजिकल, प्राकृत तरीके का ये संबंध है, आश्रय आश्रयी। जब दोष बिगड़ जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, प्रकुपित हो जाते हैं वात पित्त कफ, तो ये क्या करते हैं, हमारे जो धातु हैं रस रक्त मांस में, उनके ऊपर हमला बोल देते हैं और उनकी भी खराबी कर देते हैं। तो दोष भी विकृत हैं और वो हमला किसके ऊपर कर रहे हैं, धातु और मल के ऊपर कर रहे हैं। तो ये धातु और मल को आयुर्वेद में दुष्य ऐसा कहा गया है। तो दोष दुष्य के ऊपर हमला करते हैं और यह हमला हो जाने के बाद हमारे शरीर में कुछ ना कुछ आरोग्य की तकरार निर्माण होती है, इलनेसेस आ जाते हैं, डिसीज्ड कंडीशन आ जाती हैं और उसका कारण है दोष दुष्य सम्मूर्छना जनितो व्याधि की। दोष दुष्य विकृत मिलाप है। प्राकृत मिलाप का नामकरण मैंने बता दिया था। दोष भी प्राकृत है, धातु भी प्राकृत है, तो आश्रयाश्रय संबंध है। दोष प्रकुपित हो गए, धातु पर हमला बोल दिया तो विकृति आ गई, पैथोलॉजिकल स्टेट आ गया, तो उसको बोलेंगे दोष दुष्ट सम्मूर्छना जनितो व्याधि ही। ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे अस्थि धातु के बारे में, आगे चलते हैं अस्थि धातु के बारे में। ये हमने अस्थि धातु का जो पार्ट 3 बनाया है, इसमें अस्थि धातु की सारता की चर्चा होगी, अस्थि धातु के उपधातु मल के बारे में बताएंगे और अस्थि धातु की वृद्धि और क्षय जो पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दिस इज फर्स्ट ईयर बीएमएस लेक्चर एंड फॉर द क्रिया शारीर। फिलहाल ये विषय इतना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, सिर्फ फर्स्ट ईयर बीएमएस के नहीं, तो सेकंड ईयर बीएमएस, थर्ड ईयर बीएमएस, पुराने वाला कोर्स में फोर्थ ईयर बीएमएस और आगे चलकर डॉक्टर लोगों को भी ये सब जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारत शब्द है, सारता। तो हरेक धातु की सारता का मतलब क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन, क्वालिटेटिव एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी टिश्यू।
उनकी गुणवत्ता का मापन करना। कैसा है अस्थि धातु बोन डेंसिटी, कैसी है हमारे बोन डेंसिटी, तो उसको बोलते हैं वो बेस्ट है तो सार है। सार का मतलब सर्वोत्कृष्ट अंश, बेस्ट क्वालिटी टिश्यू। अस्थि धातु सारता का मतलब है वो संबंधित व्यक्ति में अस्थि धातु का द्रव्यतः, गुणतः, कर्मतः, बाय सब्सटेंस, बाय प्रॉपर्टीज, बाय फंक्शन उत्तम स्थिति है, बेस्ट कंडीशन है। हाँ, तो उसको बोलते हैं उत्तम सारता। तीन प्रकार की सारता बताई गई है। उत्तम सारता बेस्ट क्वालिटी, मध्यम सारता मॉडरेट क्वालिटी, और हीन सारता पुअर क्वालिटी। जब अस्थि असार रहते हैं, हीन सार रहते हैं, दुर्बल रहते हैं, बोन डेंसिटी कम रहती है, तो हमें टॉनिक की जरूरत है, जिसको आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा कहा गया है। उसमें हम श्रृंग भस्म का इस्तेमाल करते हैं, प्रवाल भस्म का इस्तेमाल करते हैं। एक देखो, एक दो तरीके के आयुर्वेद ने परीक्षण बताए हैं, एक है प्रकृति परीक्षण और दूसरा है सार परीक्षण। प्रकृति परीक्षण सार्वदेहिक तरीके से होता है, सार परीक्षण अधिकतर स्थानिक स्वरूप का परीक्षण है। वो जो धातु है उसकी सिर्फ आपको परीक्षा करनी है। प्रकृति परीक्षण से हम जानते हैं कि जेनेटिक कंपोजिशन कैसे बना है। हाँ, प्रकृति का मतलब है हमारा शरीर का बायोटाइप, हमारी शरीर की जो स्वभाव है वो वात डोमिनेंस है, पित्त डोमिनेंस है या कफट का डोमिनेंस है। तो उसके द्वारा वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, वात पित्त प्रकृति, वात कफ प्रकृति, पित्त कफ प्रकृति और समदोष जो प्रकृति बन जाती है वो दोष संबंधित है। और सार परीक्षण हम किसका करते हैं? सार परीक्षण धातुओं के संदर्भ में किया जाता है। ये देखिए, अस्थि धातु सारता या हरेक धातु की सारता देखने के लिए चरक विमान स्थान में कुछ श्लोक बताए हैं। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वो आपको यू शुड रिसाइट अगेन एंड अगेन एंड लर्न बाय हार्ट। आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि NCRSM जो नया सिलेबस आया है उसके द्वारा हर एक सब्जेक्ट में ओरल, प्रैक्टिकल, वाइवा के समय श्लोक पाठांतर, रिसाइटेशन ऑफ श्लोक के लिए अलग से मार्क दिए हुए हैं। 2022 से यह सब बातें बरकरार रहेगी। सुश्रुत सूत्र स्थान में भी सारता का श्लोक है। क्या है श्लोक? पार्ष्णी गुल्फ जानू अरत्नी जत्रु चिबुक शीराहा पर्वस्थूलाहा स्थूल अस्ति नखदंताहा च अस्थिसाराहा। उस व्यक्ति में कैसे गुण होते हैं? ते महोत्साह क्रियावंत क्लेश सहा सार स्थिर शरीराहा भवंती अविष्मंतः च। हरेक शब्द श्लोक में आने वाला आपके लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप चाहे रचना पढ़ो, क्रिया पढ़ो, अष्टांग हृदय पढ़ो, संहिता पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपको अभी MCQ फ्रॉम 2022 एज पर द NCRSM सिलेबस के द्वारा हर एक स्टूडेंट को कुछ ना कुछ श्लोक याद करने की जरूरत रहेगी। उसके साथ साथ थ्योरी पेपर में पैटर्न चेंज हो गया है। अभी आपको MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे आपने नीट में तैयारी की थी, SAQ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड LAQ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो शब्द है श्लोक में आने वाले वो आपको MCQ में काम आ जाएंगे। कैसे प्रश्न हो सकता है? महोत्साह ये लक्षण नीचे लिखे हुए सारता में पाए जाते हैं। तो बोलेंगे रस सारता, रक्त सारता, मांस सारता, अस्थि सारता। तो आपको याद होने की जरूरत है कि महोत्साह लक्षण अस्थि धातु सारता के श्लोक में आया है। ठीक है, तो देखते हैं। महाशिरः स्कंदम बृहत दंत हनु अस्थि नखम अस्थिभिः। प्रत्यक्ष के आधार पर अवयवों की निश्चिति निम्न प्रकार से की जा सकती है। पार्ष्टी का मतलब है हिल, उधर कैल्केनियल इंपॉर्टेंट बोन है। गुल्फ एंकल जॉइंट, जानू नी जॉइंट, जत्रु मेनोब्रियम स्टर्नम एंड क्लैविकल, चिबुक चीन, पर्व फेरेंजेस एंड इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। ये सब जो है ना
उसकी जो डायमेंशन है पर्व स्थूला, यहां स्थूल शब्द ओबेसिटी निर्देशित नहीं करता। यहां स्थूल शब्द का अर्थ ओबेसिटी नहीं है। ध्यान से सुनिए, इसका मतलब है ये सब जो ऑर्गन्स है, ये जो बॉडी पार्ट्स है, these are very stout, these are very having good dimensions, length, breadth, circumference। हाँ, ये सब चीजें उनमें अच्छी है, इसलिए उसको पर्वस्थूला कहा गया है। स्थूल है, स्थूल मतलब ओबेज नहीं। स्थूल का यहां पर रेफरेंस जो है वो डायमेंशंस के हिसाब से, ध्यान से सुनिए, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके साथ साथ प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल में हम जब दवाखाने में बैठते हैं, हमारे क्लिनिक में बैठते हैं, तो हम आसानी से ये हर एक धातु के बारे में, वो बलवान है या दुर्बल है, कुछ प्रश्न या कुछ दर्शन स्पर्शन प्रश्न के द्वारा वो जान ले सकते हैं। जैसे कि आपको देखना है कि उस व्यक्ति की बनावट शक्तिशाली है, वो व्यक्ति लंबा चौड़ा है, मजबूत है, ये सब देखकर आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति, हाँ, ये अस्थिसार वाला है। ये नहीं है, वो स्टाउट स्ट्रांग नहीं है, उसकी हाइट एंड वेट अच्छा नहीं है, तो उसमें अस्थिसारता कम है। अभी आपको सब जॉइंट्स देखने हैं, जैसे कि शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है, वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट्स है। इन सब जॉइंट्स में स्पेशली रिस्ट, आपको देखना क्या है, रिस्ट देखना है। आपको क्या देखना है, एंकल जॉइंट देखना है। उसकी डायमेंशन स्पेशली लेंथ, ब्रेड्थ एंड सर्कम्फरेंस जब अच्छा रहेगा तो उसको बोलेंगे ये व्यक्ति अस्थिसार है। वो बारीक सा नाजुक सा दिखेगा जॉइंट्स, तो आप बोलेंगे अस्थिसार नहीं है। अगला वाला है मामूली अपघात, जैसे कि गिरना, वाहन का धक्का लगना, इसी के कारण फ्रैक्चर्स, बोन फ्रैक्चर, अस्थि भंग हुआ है, हुआ था, तो वो बोलेगा हाँ कई दफा मैं गिर चुका हूं, कई दफा मेरे को फ्रैक्चर्स हो गए हैं, तो उस व्यक्ति का अस्थि दुर्बल है। कई बोलेंगे नहीं नहीं ये इतना बूढ़ा है, कभी एक एक दफा भी वो कभी गिरा नहीं और कभी हड्डी टूट नहीं गई थी उसकी, तो उसका मतलब है अस्थि बलवान है। उसके बाद आपको देखना है अस्थि धातु के मल और उपधातु। नख एवं केश का विकास किस प्रकार का है। नेल्स एंड हेयर वो धीरे धीमी गति से बढ़ते हैं और टिकाऊ स्वरूप के हैं, तो उसका मतलब है अस्थि सारवान है। नख तथा केश ये मोटे हैं, आकार में बड़े हैं, तो उसका मतलब है अस्थि सार है। और ये छोटे 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 हैं, गिरने वाले बाल हैं, टूटने वाले नाखून हैं, तो उसका मतलब है अस्थि असार है। कैल्शियम कम है, फॉस्फोरस कम है, विटामिन डी कम है। हाँ, बोनी टिश्यू इज अ वेरी वीक। बाल्यावस्था में याद होगा तो, या पेरेंट्स उसके साथ है, तो दांत जल्दी बिना किसी उपद्रव से निकल आए थे क्या, वो बोलेगा हाँ, तो उसका मतलब है अस्थि सार है। वो बोलेगा नहीं, तो उसका मतलब है अस्थि असार है। दीर्घकाल शारीरिक श्रम करने पर विश्रांति अत्यावश्यक महसूस होती है क्या, तो बोलेगा हाँ मेरे को बहुत थकान आती है, जल्द भी थक जाता हूँ, 4 घंटे 3-4 घंटे काम करने से भी, तो उसका मतलब है आई कैन नॉट डू द फिजिकल लेबरस वर्क, दैट इज अस्थि असार। वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे को बिल्कुल दिक्कत नहीं है, मैं कितना भी परिश्रम कर सकता हूं, तो उसका मतलब है अस्थि सारवान है, बोन डेंसिटी अच्छी है। इसी समय विश्राम के अभाव में भी ये व्यक्ति जब उत्साह पूर्वक काम करने की संभावना होती है, तो उसका मतलब है बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, अस्थि सारवान, उत्तम सारता। और ये वो थकान बार बार होती है, तो उसका एक कारण हो सकता है कि उसके बोन्स आर वेरी वीक। अस्थि धातु जब कमजोर है, दुर्बल है, तो क्या क्या तकलीफ हो सकती है। अस्थियों तथा संधियों में बार बार दर्द होना, पैर दुखना, कमर दुखना, जॉइंट पेन्स, आर्थराइटिस, अस्थि अवकाश युक्त होना, ऑस्टियोपोरोसिस, नख केश आदि के विषय में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, जैसे बाल झड़ना, एक के ऊपर एक दांत आना, क्राउडेड टिथ, विकृत अस्थि वृद्धि, कैल्केनियल स्पर। एक उदाहरण तौर पर मैंने बता दिया। ये अस्थि धातु जब आपको लगेगा कि अस्थि वीक है, अस्थि धातु सारता दुर्बल है, वो व्यक्ति दुर्बल है, हीन सारता है, असारता है, तो उसको श्रुंद भस्म दे सकते हैं। शतावरी कल्प 1-1 चम्मच 2 बार दूध के साथ
डायबिटिक नहीं हो तो ले सकता है, शतावरी घृत, डिसलिपिडेमिया नहीं हो तो ले सकता है, लाक्षादिग्लू टैबलेट्स, लाक्षादिघृत मेडिकेटेड घी, प्रवाल भस्म, कैल्सिप्राल टैबलेट फ्रॉम आयुर्वेद रसशाला पुणे, 2 टैबलेट्स 2 टाइम्स इन अ डे, अश्वगंधारिष्ट के साथ ले सकते हैं। अस्थि धातु के उपधातु कौन से हैं? दंता, अस्न्याम उपधातु शारंधर। आड़मल्ल टीका ने ये एक्सप्लेनेशन दिया है। इसका विस्तृत वर्णन उपधातु के बारे में मैं एक स्वतंत्र वीडियो बनाने वाला हूं, और धातु के मल के ऊपर भी मैं स्वतंत्र वीडियो बनाने वाला हूं। धातु के मल कौन से हैं? केश, लोम, अस्नो, मलाहा। कफः पित्ता मलाख्येषु स्वेदः स्यात् नखरोम च सुश्रुतसूत्रस्था। रस धातु का मल है कफ, रक्त धातु का मल है पित्त, मांस धातु का मल है खमल, मेद धातु का मल है स्वेद, अस्थि धातु का मल है नख और रोम। इसका भी विस्तृत वर्णन एक स्वतंत्र वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अभी हम विकृति की बात करते हैं। अस्थि विकृति 2 प्रकार की होती है, एक्सेस वृद्धि और क्षय दैट इज डेफिशिएंसी। ये वृद्धि और क्षय 3 प्रकार के होते हैं, द्रव्यतः, गुणतः, कर्मतः, बाय सब्सटेंस, बाय प्रॉपर्टीज एंड बाय फंक्शन। अस्थि धातु की वृद्धि क्या? सुश्रुत सूत्र स्थान में श्लोक देखिए, अधि अस्थिनी अधिदंताः च, अधि अस्थिनी अधिदंताः च। अस्थि वृद्धि में हड्डियों की अत्यधिक वृद्धि होती है, अस्थि एक के ऊपर एक बढ़ने लगते हैं। साथ ही अस्थि प्रकार जो होते हैं, रुचकास्थि अथवा दांत संख्या में अधिक, अथवा वो दांत जो है वो एक के ऊपर एक समूह में निर्माण होते हैं, जिसको क्राउडेड टीथ कहा जाता है। पानी, एडी, एडी की अस्थि की वृद्धि, जिसको हम कैल्केनियल स्पर कह सकते हैं, इस अस्थि वृद्धि सदृश विकार में जमीन पर पैर रखने पर अथवा चलते समय एडी में अत्यधिक वेदना होती है। क्ष किरण एक्सरे निकालकर इसकी निदान डायग्नोसिस कर सकते हैं। शस्त्र कर्म, कैल्केनियल्स पर निकालना है तो ऑपरेशन करने की सलाह मॉडर्न डॉक्टर्स देते हैं, तो उसके पहले हम आयुर्वेदिक दहन चिकित्सा का उपचार लेकर देख सकते हैं फर्क कितना गिरता है। जैसे कि स्वर्ण, गोल्ड, ताम्र, कॉपर अथवा मृत्तिका शलाका की सहायता से एड़ी पर महीने में 1 या 2 बार दहन कर्म करने से वेदना का अंशतः उपशम निश्चित ही हो जाता है। अलग एक उदाहरण है अस्थि धातु के बारे में, DNS, डेविएटेड नेजल सेप्टम, जिसके कारण बहुत सारे शिकायत रहती है। ज्यादा से ज्यादा नाक में ब्लॉकेज होना, मतलब रात में सांस लेने में तकलीफ, एक जो बाजू है वो बंद रहती है, दूसरी बाजू खुली रहती है, और ही फील्स ब्रेथलेसनेस। ये भी अस्थि विकृति है, और इसका भी हमने अस्थि विकृति में समझ लेना आवश्यक है। ये अस्थि धातु की जब वृद्धि होती है तो उसके लिए 3 प्रकार के उपचार हैं, शस्त्र उपचार दैट इज सर्जरी, क्षार और अग्निकर्म। अभी हम अस्थि धातु क्षय की बात करेंगे। अस्थि क्षये अस्थिशूलम दंत नख भंगो रोक्षम च सुश्रुत सूत्रस्था। केश लोम नख श्मश्रु द्विज प्रपतनम श्रमः नेयम अस्थि क्षये रूपम संधि शैथिल्यम एवच। चरक सूत्रस्था। अस्थि क्षय के उपरोक्त लक्षण उपद्रव होने वाले अनेक रुग्ण वैद्यकीय व्यवसाय में नित्य दिखाई देते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट हु आर हैविंग लेस बोन डेंसिटी। जब आप खून की जांच करते हैं तो देखते हैं कि लो कैल्शियम है, विटामिन D3 का प्रमाण कम है, विटामिन B12 भी कम है। इन रुग्णों को कैल्शियम की गोली देने के बजाय अस्थि वृद्धि के लिए अथवा हड्डियों का क्षरण कम करने के लिए, दोनों के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा पहली उपयुक्तता आपको देखनी पड़ेगी। बढ़ती आयु के साथ हड्डियों का क्षरण होने के कारण अस्थि संधि में संधिगत वात, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, वो उत्पन्न होता है। वार्धक्य में वात प्रकोप के कारण होने वाली इस व्याधि टालने के लिए 40 साल की आयु के उपरांत 40 प्लस सभी जोड़ों को, विशेषतः जानुसंधि को नियमित रूप से नारायण तेल से मालिश तथा स्वेदन, स्नेहन और स्वेदन, दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर वात दोष एंड हैविंग पेन कंप्लेंट।
कटिशूल लंबैगो, पृष्ठशूल बैकएक, मन्याशूल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पादशूल लेग पेन, इस लक्षण में भी अस्थिक्षय के कारण ही निर्माण हो सकते हैं। पादशूल में पिंडली मतलब काफ मसल के स्थान में वेदना होने पर, मांस दुर्बलता के कारण और शीन ऑफ द टिबिया में अगले बाजू में वेदना, स्पर्शासत्व होने पर अस्थि दुर्बलता की संभावना अधिक होती है। दिस इज आर द प्रैक्टिकल टिप्स फॉर द मेडिकल डॉक्टर्स। जब हम पेशेंट कंप्लेन करेगा मेरे को लेग पेन है, पैर में दर्द होते हैं, तो आपको दो चीजें देखनी पड़ेगी। एक तो काफ मसल टेंडरनेस है क्या पीछे वाले बाजू में, तो मांस धातु से संबंधित है। अगले वाले साइड में शीन ऑफ द टिबिया पर स्पर्शासत्व या वेदना है, तो उसका कनेक्शन अस्थि धातु से हो सकता है। दांतों के टुकड़े होना, दांतों में दरारें पड़ना, दांतों में सिरे आरीदार सिरेटेड मार्जिन हो जाना, दांतों में चमक का अभाव रहना, रुक्षता आ जाना, नाखूनों में दरारें पड़ना, नाखून निस्तेज रुक्ष देखना, अधिक मात्रा में बाल झड़ना, खालित्य बोलते हैं, ये सभी उपद्रवों का अस्थिक्षय कारण एक प्रमुख कारण है। अस्थिक्षय दूर करने के लिए इन सब जो शिकायत है उसमें दूध, नायली की खीर, गेहूं, उड़द प्रतिदिन न्यूनतम 2 खजूर सेवन करना अत्यावश्यक है। उसके साथ साथ नारायण तेल, लाक्षादी तेल, चंदन बला लाक्षादी तेल, धनवंतरम तेल का अभ्यंग नियमित रूप से करना चाहिए, होल बॉडी मसाज। उसके साथ पेट में प्रवाल भस्म, मृगशृंग भस्म, कृकटांड त्वक भस्म, लाक्षादि गुग्गुल, आभादि गुग्गुल इत्यादि औषधियों का उपयोग अभ्यंतरतः किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक स्पेशल ट्रीटमेंट आयुर्वेद में कही है अस्थि धातु क्षय के लिए, वो बोलते हैं तिक्त क्षीर बस्ती। आप लिख दीजिए तिक्त क्षीर बस्ती। बस्ती का मतलब है मेडिकेटेड एनिमा। उसमें हम गुडुची, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, गिलोय बोलते हैं, वासा, बला, शतावरी, दशमूल इत्यादि तिक्त द्रव्यों से दूध सिद्ध कर उसका बस्ती अनुवासन बस्ती के साथ व्यत्यासात का मतलब अल्टरनेट हम देते हैं, और उसका बहुत ही लाभ पेशेंट को मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो अभी खत्म करने के लिए हम चालू कर दे कि अस्थि धातु भाग 3 में हमने रिवीजन में अस्थि धातु सारता, अस्थि धातु उपधातु, मल, वृद्धि, क्षय के लक्षण देखे। भाग 2 आप जरूर देखिए, उसमें अस्थि धातु के गुण, प्रमाण और कार्य की चर्चा की गई है। और भाग 1 जो है उसमें नाम, निरुक्ति, पर्याय, स्थान, संगठन, स्वरूप, धातु प्रकार, परिणमन काल बता दिया है। तो ये क्रिया शारीर वाला लेक्चर बीएमएस के लिए लेक्चर है। फिलहाल आप ध्यान से सुनिए कि दोष के हर एक दोष के ऊपर मैं वीडियो मतलब बनाने वाला हूँ। कई वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। पित्त, कफ, रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरुष, स्वेद, मन, आत्मा, ओज, इन सभी के बारे में आपको वीडियो जरूर मेरे क्रिया शारीर के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, क्योंकि इसी के द्वारा ही आप पढ़ाई करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को मैं विनती करता हूं कि लाइक करके शेयर कर दीजिए, और इसी तरह का क्रिया शारीर का शिक्षण मुफ्त लेने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और press the bell button icon so that you will get informed about new uploads through my channel. So I wish you all the best for your studies, for your exams, and for your career. All the best and take care.